हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो है अपना कौन सा पार्ट नंबर 5। मैंने अभी तक अपने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 4A फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लास्ट एक पार्ट पढ़ा था, हमने वहाँ तक पूरा खत्म कर दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन सा होगा? द यूनियन। अगर आपने इसको कर लिया ना तो इतने याद रखो कि आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 50 से 45% आपने कवर कर लिया। क्योंकि अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हो ना, पार्ट नंबर 5 को ठीक से समझ लेते हो, ठीक से अपने दिमाग में उतार लेते हो ना, जो पार्ट नंबर 6 आएगा ना इसके बाद नेक्स्ट द स्टेट, वही डिट्टो सेम टू सेम है। बस जहाँ पे प्रेसिडेंट होगा वहाँ पे राज्यपाल फिट करना है, जहाँ पे लोकसभा वहाँ विधानसभा करनी है, कहीं विधान परिषद करनी है, कहीं पर राज्यसभा को चेंज करके कुछ अलग नाम से करना है, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे हाई कोर्ट है। तो अगर आपने पार्ट 5 को ध्यान से कर लिया और एकदम दिमाग में बिठा लिया ना, तो पार्ट 6 करना बहुत ईजी होगा, एकदम ईजी हो जाएगा। क्यों? उस टाइम में मैं भी आपको वही बोलने वाला हूँ, देखो हमने पार्ट 5 में पढ़ा था, तो आप बोलोगे कि हाँ पढ़ा था, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। आपको कैसे एक जो नाम होगा ना, वही नाम को सिर्फ शिफ्ट करना होगा, नाम को चेंज करना होगा, बाकी पूरा पार्ट 5 और पार्ट 6 डिट्टो सेम है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले प्रेसिडेंट के बारे में। बट उसके पहले बता दूं कि पार्ट नंबर 5 के अंदर है द यूनियन कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेके 151 तक है। मतलब तकरीबन 100 के आसपास आर्टिकल इसका आपको पढ़ने होंगे। अब देखो बेसिकली पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन आप कहीं भी आपको PDF फाइल मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप PDF फाइल को अपने फ़ोन में ओपन रखिए। अगर आपको उसमें भी अवेलेबल नहीं है तो जब आप डिस्क्रिप्शन को ऐसे ऊपर करोगे ना, तो उसके अंदर पूरा डिटेल में लिखा होता है मैंने कि मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक है, मैंने क्या पढ़ाया। तो आपको PDF डाउनलोड नहीं करनी है, तो आप वहाँ से वो देख लो, तो आपको समझ में आता रहेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो खोल लीजिए एक बार। पहली बात, मेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिवाइडेशन नहीं दिया हुआ है, जो मैंने ये डिवाइड किया है ना 52 से लेके 151 तक जो डिवाइड किया है ना, ये डिवाइडेशन उसके अंदर नहीं दिया हुआ है, ये मैंने खुद से किया है, जिससे कि मैं आपको इजीली पढ़ा पाऊँ और मैं कहीं ना कहीं उसको इजीली आपको समझा पाऊँ। वरना अगर मैं सब कुछ लाइन में पढ़ाऊंगा ना कि 52 नंबर के आर्टिकल्स में ये दिया हुआ, 53 में ये दिया, 54 में वो दिया, तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी कहीं ना कन्फ्यूज हो जाओगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो करके। राइट, तो उसको ईजी बनाने के लिए मैंने उसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला आपका आएगा द एग्जीक्यूटिव। कौन सा आएगा? द एग्जीक्यूटिव। कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो 52 से 78 तक आएगा। कहाँ से? 52 से 78 तक। क्लियर? फिर आपका चैप्टर नंबर 2 आएगा पार्लियामेंट हाउस। उसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो 79 से 122 तक है। कहाँ से? 79 से 122। फिर आएगा आपका लेजिस्लेटिव पावर्स, जो आपकी और जो लॉ की पावर्स होती है वो कहाँ पे दी हुई है, तो 123 आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, एक ही आर्टिकल आएगा पर वो डिटेल में पढ़ेंगे अपना उसको अच्छे से, जिससे कि आपके अंदर उसको जितनी पावर्स दी गई, जिस तरीके से पावर का यूज़ करना है, किस तरीके कहाँ पर यूज़, कौन सी पावर्स को कहाँ निकाला जाएगा, वो हर चीज़ आपको इसमें दी हुई है, तो वो एक अलग से पढ़ेंगे हम लोग। फिर आएगा आपका द यूनियन जुडिशरी, मतलब जज वाली बात, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या क्या वर्कआउट होंगे, कौन कौन से वर्क किस तरीके से करना है, क्या कौन से कहाँ पे डिसीजन करना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको ओथ दिलवानी है। राइट, तो सारे आर्टिकल्स आपके किस में आएंगे? 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, अब आएगा आपका लास्ट एक पॉइंट, जो कि होगा कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। ओके, CAG, कौन कौन से वर्क होंगे, इनको अपॉइंट कौन करेगा, उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किन से कहाँ तक हुई? 148 से 151 तक। क्लियर? पांचों पार्ट, 5 चैप्टर कह लो, ये आपके बेसिकली अगर पूरे रेडी होंगे ना, तो आपको पार्ट 6 में कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कर लो, हमें लगभग 368 से लेके या फिर 444, जो कोई भी गिनना, अगर न्यूमेरिकल्स में गिनते हो तो हमें 400 के आसपास हमें आर्टिकल्स को पढ़ना है, एक राउंड फिगर मान लो। ठीक है, और 100 आर्टिकल्स आपके पार्ट नंबर 5 में है, तो बाकी के जो 100 आर्टिकल्स होंगे जो इसका डिट्टो कॉपी पेस्ट है, जो हमारे स्टेट्स के लिए है, क्या है बेसिकली वो चीज़ हमारे स्टेट्स के लिए दी हुई है, तो राज्य के लिए, इंडिया के बताऊँ तो हमारे राज्य के लिए दी है। जो यही चीज़ें जो सेंट्रल लेवल पे हैं उन्हीं को शिफ्ट करके, उन्हीं को चेंज करके हमने क्या कर दिया है, एक राज्य लेवल पे हम उसको लेके आ गए। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपने ये 100 आर्टिकल्स को अगर दिमाग में बिठा लिया, तो अगली आने वाली 100 आर्टिकल्स, मतलब आपके 200 आर्टिकल्स तो यूं की यूं रेडी हो गए। क्लियर? ये कितना इजी फॉर्मूला है। राइट, अब हम देखते हैं
हमारा यहाँ से जो पहला आर्टिकल है वो किसके बारे में, तो पहला आर्टिकल में दिया हुआ है प्रेसिडेंट का ओहदा। क्या दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भाई भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत उसके पद की जोगवाई करवाई हुई है, मतलब कौन से जब एक दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है कि जिसके बेसिक से हिसाब से आप नॉमिनेट कर सकते हो या फिर इलेक्ट करते हो, या फिर ऐसा कौन सा आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो आर्टिकल नंबर 52। कौन सा, आर्टिकल नंबर 52। हमने कहाँ से लेके आए, हम लोग ये लेके आए यूके से, या फिर कह रहा हूँ ब्रिटेन से, जहाँ पे क्वीन का शासन चलता है, ठीक है, यूरोप वाला देश पूरा, ठीक है। तो हमने लाया कहाँ से, वो पद को कहाँ से लेके आए, उस पोजीशन को कहाँ से लेके आए हैं, तो यूके कह लो या ब्रिटेन कह लो, हम लोग ने वहाँ से उस चीज़ को लेके आए हैं। क्लियर। अब आ जाओ अपना अगले आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 53। कौन सा है, आर्टिकल नंबर 53 कौन सी होगी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब प्रेसिडेंट के पास सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेंगी। बट एक बात याद रखना, इसमें एक जगह पे है ना, एक छोटे से पॉइंट में 2-3 चीज़ों को स्पेसिफाई किया है। क्या चीज़ की गई है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा वर्चुअल पावर, और रियल पावर किसके पास होगी, तो पीएम के पास। मैं आपको सिंपल एक चीज़ समझाता हूँ कि अभी हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, और हमारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब। तो रियल जो पावर है ना एग्जीक्यूटिव की, रियल पावर्स जिनको चेंजेस करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी किसी भी सत्ता को कहीं भी कोई लॉ चेंज करना है, तो सारी पावर्स किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। उसके ऊपर लास्ट में साइन कौन करेगा, तो रामनाथ कोविंद जी करेंगे, जो प्रेसिडेंट है हमारे। क्लियर, मतलब इनको इनडायरेक्टली उस ओहदे से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ जैसे ब्रिटेन में यूके के अंदर होता है ना कि रानी सब वहाँ पे ऊपर से सिंहासन के ऊपर वहाँ पे बैठी रहती है अकेली अकेली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे फर्क पड़ता है कि बस उसके पैसा आना चाहिए। तो उसी पद को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। क्या किया कि भाई वो सिर्फ वर्चुअल पावर्स रहेंगी। हाँ, आप साइन कर सकते हो, आपके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके अंडर से चलेंगे, बट उनकी जो रियल पावर्स है, जो रियल उन पर डिसीजन लेने की सत्ता होगी, किसके पास होगी, तो प्रधानमंत्री के पास होगी। समझ गए। पहले हम कहीं ना कहीं उनको ये भी कह सकते हैं कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ओके, बट रियलिटी में नहीं है, वर्चुअली दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो आता है आपका आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत। अब आ जाओ अपना जो मेन टॉपिक है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आर्टिकल नंबर 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक ये आर्टिकल 54 और एक 61 महाभियोग, ये दोनों आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यही आर्टिकल्स होंगी जो आपको स्टेट के चैप्टर्स के अंदर भी आपको डिफिकल्टीज पैदा कर सकती हैं, ठीक है। अब देख लो, पहली बात कि इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन करवाएगा अपना इलेक्शन कमीशन, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन उसका इलेक्शन करवा सकता है। दूसरा, उसमें इलेक्टोरल होंगे। इलेक्टोरल का मतलब क्या होगा पता है, इसमें सामान्य आम जनता पब्लिक नहीं होती है, ठीक है, इसमें कॉमन पब्लिक नहीं इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तभी मैंने एक वर्ड का यूज़ किया यहाँ पे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों, हमने किसी को चुना है, वो जाके हमारे लिए प्रेसिडेंट को चुन रहा है। समझे आप लोग, मैंने किसी को चुना, उस इंसान ने जाके किसी और को चुना, और उस इंसान ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव तरीके से उस जगह पे जाके किसी इंसान को चुन लिया। इनडायरेक्टली ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, अगर मैं खुद, जैसे कि प्रधानमंत्री की वो जब प्रधानमंत्री का होता है, जब पीएम मोदी का फिर से इलेक्शन होगा, तो हम लोग खुद इंडिविजुअल डायरेक्ट वोटिंग कर सकते हैं, राइट। मतलब हम उन्हें डायरेक्ट चॉइस नहीं करते, हम मोदी को सीधा वोटिंग नहीं डालते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, दोनों पद में बहुत सारी चेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट होके आता है, ठीक है, वो सिंपल सी वोट जीतता है, वोट लेके फिर प्रेसिडेंट बनता है। बट पीएम होता है ना, वो होता है बाय चॉइस, ठीक है। याद रखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कम फ्रॉम द इलेक्शन, वो इलेक्शन करके, इलेक्टिंग करके पूरा प्रोसेस को निभाते हुए वो वोटिंग पावर से जीतता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है। बट प्रधानमंत्री वो इंसान बनता है कि जो बाई चॉइस बनता है, जिसकी सरकार मेजोरिटी में होती है। अगर वो चाहते हैं कि XYZ नाम के इंसान को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, तो वो उसको बनाएंगे,
क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री में कहीं पे कोई इलेक्शन की बात नहीं की गई है, बाई चॉइसेबल ही वो इंसान बनेगा। क्लियर? दोनों पद को हमेशा डिफरेंशिएट करके चलना है, क्योंकि देखो बहुत लोग कंफ्यूज होगा कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तो दोनों एक होंगे, नहीं। प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा पावर्स है इंडिया के अंदर, हद से ज़्यादा पावर्स इंडिया के अंदर किसी को मिली है तो प्रधानमंत्री को मिली हुई है। क्लियर? अब आ जाओ इस टॉपिक के ऊपर कि इसमें और क्या समझने जैसा है। पहली बात, इसमें कौन कौन पहले हिस्सा ले सकता है, ठीक है? तो पहले सबसे पहले अपने सेंटर की बात करेंगे, दिल्ली सेंटर वाला कौन कौन होगा? लोकसभा ले सकती है, राज्यसभा ले सकती है। स्टेट में आ जाओ तो कौन कौन उसकी पावर्स मिलेगा? तो विधान परिषद नहीं ले सकती है, विधानसभा तो ले सकती है। समझे? एक और चीज़, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर लोकसभा को अनुमति दी कि आप इलेक्शन में आ सकते हो, राज्यसभा को दे दी, विधानसभा को दे दी, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, इन तीनों को दी, तो विधान परिषद को क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारे देश के अंदर विधान परिषद कितनी है? 7 से 8 है, राइट? तो हमने इसके नीचे एक प्रावधान में, काउंट्स में एक स्टार बना के एक चीज़ लिखी है कि जिस भी दिन या जिस भी साल सारे के सारे राज्य, मतलब 28 से 29 राज्यों के अंतर्गत सब जगह पे वीपी आ गए ना, ठीक है, विधान परिषद अगर आ गई तो हम लोग सब जगह पे विधान परिषद को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम लोग विधान परिषद को एज ए इलेक्टोरल में अंदर भी हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको मामला क्लियर हो गया। अब आ जाओ एक और चीज़ के बारे में कि विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हम लोग 12 लोग को इंक्लूड कर सकते हैं। 12 लोग को अपॉइंट करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो 12 लोगों को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट कर सकता है, बट एंग्लो इंडियन को हमने लास्ट आर्टिकल्स के अंतर्गत, लेकिन लास्ट सुधार जो हमने किया उसके अंतर्गत हमने इसको निकाल दिया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन की सीट अब वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं अभी राइट नाउ। वही चीज़ होती है विधानसभा के अंदर, हम भी यहाँ पे 12 लोगों को बिठा सकते हैं। क्लियर? बट अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम लोग इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको आगे कहीं ऐड नहीं किया गया, तो सोचा कि आपको यहीं पे मैं एक समझा देता हूँ अभी राइट नाउ, ठीक है। तो ये समझ लो कि एंग्लो इंडियंस किस को कहते हैं, क्योंकि देखो आप अभी टॉपिक है ना, इतना हॉट टॉपिक नहीं रह चुका है, ऐसे हॉट टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको सामान्य इंसान ने किसी ने पूछ लिया कि एंग्लो इंडियन कैसे कहते हैं, तो हमको ये पता है आज भी सिखाया गया है कि भाई जो इंसान फॉरेन के हैं और वो यहाँ पे आए थे और जो यहाँ पे वो लोग मजा मस्ती करके गए, जो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, नहीं। बट एंग्लो इंडियन एक स्पेसिफाइड चीज़ को कहा गया है। किस चीज़ को लेकर पता है? कि अगर यूरोप की कंट्री से कोई भी इंसान आया है और वो आज़ादी से पहले आया था या आज़ादी के बाद आया था, फिर आज़ादी के टाइम पे आया था, और उस टाइम पर उस इंसान ने किसी बच्चे मतलब किसी औरत के साथ जो उसने शादी वादी करने के बाद जो कुछ भी उसका कुछ हुआ, ठीक है, तो पेट में उसका भटूरा फुला, जो उसका, तो उसने बताया गया कि जो उसका जो बच्चा होगा ना वो कहलाएगा एंग्लो इंडियन। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद क्या हुआ था, यूरोप जब हार चुके थे, ब्रिटिश लोग हार गए, तो वो लोग क्या हुए, वो लोग देश छोड़ के भागने लगे, और जब भाग के वो निकल गए तो जो उनके पीछे उनके बच्चे, जो उनकी जिन लोगों ने ज़बरदस्ती शादियाँ की थी, ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाए थे या बच्चे पैदा हुए थे, तो उनका क्या करना, तो उन्हें एक स्पेसिफाई नाम दिया गया कि वो लोग एंग्लो इंडियंस गिनाएंगे, ठीक है। तो देखना अभी भारत देश के अंदर बहुत कम संख्या रह चुकी है एंग्लो इंडियंस की राइट नाउ, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ विवाद भी उठा था एंग्लो इंडियन को लेकर के, भाई इतनी सीट जरूरी नहीं है, वहाँ पे खत्म हो चुके हैं, उतना इनकी वस्ती भी अब ऑलरेडी बढ़ती जा रही है, तो इनको सीट्स देने की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, स्पेशल मतलब स्पेशल कैटेगरी में इनको सीट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये कहा गया उस टाइम पे, मतलब रिसेंटली 2-3 साल पहले ही चीज़ शुरू हुई है, तो समझ में आ गया। एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है? सिर्फ और सिर्फ जो इंसान यूरोप का है, जो उसका बाप होगा वो यूरोप का होना चाहिए। अगर उसका बाप यूरोप का है तो मतलब वो एंग्लो इंडियन है। अदरवाइज आगे अलग अलग टर्म्स आती है, एनआरआई हो जाते हैं, किस तरीके से एनआरआई बनाया जाता है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे शांति से, ठीक है। उतना कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है इतना कुछ, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, ठीक है। अब आ जाओ सिंगल ट्रांसफरेबल, सॉरी इसको बाद में करते हैं, पहले देखते हैं इस चीज़ को लेके
कि अगर राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, अगर यहाँ पे इंसान है जो यहाँ पे एमएलए है, जो एमपी है, उनकी पावर्स, जो वोट देते हैं, वोट की पावर कितनी होती है? क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं लास्ट टाइम जब रामनाथ कोविंद जी जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनको 9.5 लाख से 8 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। ठीक है, तकरीबन 8,50,000 या फिर 9 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर टोटल 545 और 245, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, इतनी मुश्किल से सीटें हैं, तो फिर ये 8 लाख कहाँ से आए? सिंपल सी बात है, भले देश की, अपने देश की पूरी जनसंख्या 180 करोड़ के आसपास, 190 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, बट फिर भी जो हमको देश को चलाने वाले जो 500-800 लोग हैं, जो ऊपर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठते हैं 700-800 लोग, तो उन लोगों के पास 7 लाख 8 लाख लोगों की पावर कहाँ से आई? तो पावर यहाँ से आई। कहाँ से आई? कि ये चीज़ जो हमने थ्योरी अभी पढ़ने वाले हैं, ये हमने किसी बाहर के देश से उठा के लेके आए। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम लोगों ने किस देश से इस चीज़ को हमने इलेक्ट किया हुआ है, किस देश से हम इस इलेक्शन प्रोसेस को लेके आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। कि पहले तो इन लोगों ने ये बोला कि वैल्यू ऑफ द वोट फॉर एमएलए, जो एमएलए होगा, एमएलए कहाँ होगा? अपना विधानसभा के अंदर कौन होगा? अपना एमएलए। ठीक है, तो अब बताया गया कि इसके पास कितनी पावर्स होंगी, राइट? तो इसको कहा गया कि भाई तू जिस भी राज्य का है, सपोज के कोई इंसान राजस्थान का है, तो उस राजस्थान की पूरी पब्लिक, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, कि भाई वो राजस्थान का हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, उस पूरे राज्य की सारी पब्लिक डिवाइड बाय किसके? विधानसभा की सारी सीट्स। अब सिंपल सी बात है, हर स्टेट की विधानसभा की सीट्स डिफरेंट है। कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे 120 है, कहीं पे 122 है, कहीं पे खाली 80 सीट्स हैं, कहीं पे खाली 40 सीट्स हैं, राइट? कहीं पे सिर्फ वो बहुत कम सीट्स हैं। तो उनको ये कहा गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय आपकी जितनी सीट है और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आप रिप्रेजेंटेटिव कितने को करोगे? उतनी पब्लिक को करोगे जितना आपका आंकड़ा आता है। समझ में आ गया? अब वो सबको ऐड करो, ठीक है, सबको ऐड करो, रिप्रेजेंट कितने लोग कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो ऐड करो और सीधा आ जाओ। सीधा कहाँ पे? अब एमपी। हमने कब की बात की? अभी हमने बात की अभी विधानसभा की। ठीक है, विधानसभा की बात होगी। अब विधानसभा से ही आप राज्यसभा या फिर लोकसभा के मंत्रिमंडल के अंदर से आप उनकी जो वोटिंग पावर है उनको निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो आंकड़ा आएगा XYZ, या फिर जो कोई भी यहाँ पे एक रकम आएगी, उस रकम को लेके आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, जितने एमएलएज हैं उनकी सबकी एक वैल्यू को क्रिएट करके उनको जो आता है, जो उनको पावर्स दी गई, जितने वो लोग रिप्रेजेंटेटिव तरीके से वो काम करने वाले हैं, उन सबको एक करो और उन सबको एक करने के बाद उनको पहले ऊपर बिठाओ। फिर टोटल नंबर ऑफ द एमपीज मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स, उसमें आपके दोनों आ गए, लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर्स को यहाँ पे फिट करो। मतलब पहले तो ऊपर कौन होगा कि टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, जितनी वैल्यू जो एमएलए की वैल्यूज निकली हैं, ठीक है, उन सबको टोटल लगाओ और उन सबको पहले ऊपर बिठाओ। फिर उनके नीचे एक पट्टा मारो और पट्टे के नीचे किसको रखो? नंबर 2 पर किसका रखने का? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सारे मेंबर्स आ गए। ठीक है, अब एक सिंपल सा आंकड़ा है, क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से एक आंकड़ा कॉमन चलता आ रहा है कि भाई जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट निकलते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा 708 निकलती है। ठीक है, समझ गए? अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है तो एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्शन के दरमियान जो एमपी होती है उसकी टोटल पावर, जो वैल्यू ऑफ पावर होती है, पावर ऑफ वोट होता है, वो एक वैल्यू का कितना होता है? तो 708। एक एमपी के पास कितनी पावर होती है? 708 वोट की। क्लियर? तभी वो कहीं ना कहीं वो 8 लाख 9 लाख जो वोट बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक और चीज दी गई है, क्या? कि सिक्योरिटी मनी आपको कितना देना होगा इलेक्शन के लिए? 15,000। कितना? 15,000। एक और चीज, क्या आपको 15,000 का वापिस चाहिए ना? ये जो 15,000 आपने भरे हैं, अगर आपको ये वापिस चाहिए तो आपको कम से कम 1/6 वोट आपको लाने पड़ेंगे। कितने? 1/6 वोट आपको कंपलसरी लाने ही पड़ेंगे, तो आपको 15,000 वापिस मिलेंगे। अदरवाइज आपको 15,000 वापिस नहीं मिलेंगे।
क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता हूँ एक और चीज़ के ऊपर। क्या चीज़ है कि अगर आपने देखो, हमने पहले क्या देख लिया कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। सीख लिया कि भाई कौन कौन से कितनी कितनी पावर से कितने, किसके पास कितने वोट्स की पावर है, एमएलए के पास, एमपी के पास। दूसरी चीज़ कि आपको वो लेने के लिए, आपको पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने के लिए आपको पहले 15,000 भरने होंगे। भरने के बाद आपको 1/6 वोट लाने होंगे। अगर 1/6 वोट लेके नहीं आते हो तो आपकी पूरी 1500 की राशि जब्त कर दी जाएगी, आपको वापस दे दी जाएगी। ठीक है, यूँ क्रॉस मर गया ना ये वाला, कि वापस आपको 15,000 वापस नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ एक चीज़ के ऊपर, क्या है दूसरी चीज़ कि वोट किस तरीके से करने हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के नियम है। क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल और एक प्रेफरेंस वोट। क्या है, प्रेफरेंस वोट। देखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रेफरेंस वोट। क्या चीज़ में आती है पता है आपको, मैं आपको सिंपल चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। एक्स वाई जेड, 1 2 3, 3 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, देखो रुक जाओ, काम करता हूँ, मैं आपको यही समझा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये 3 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पहले समझ लो कि प्रेफरेंस वोट क्या होता है। प्रेफरेंस वोट इतना समझ लो कि प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी से प्रेफरेंस लिया, राइट, कि मैंने किसी की राय ली, मतलब राय भी ली पर लाइन में मैंने राय ली। ठीक है, मैंने किसी का प्रेफरेंस लिया। रेफरेंस अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होता है। ठीक है, दोनों को इक्वल या फिर दोनों को मैच मत करना। अब आते हैं कि प्रेफरेंस वोट क्या होता है। ठीक है, अगर 3 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, फिर 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, तो जो एमपी होगा, कौन, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब वो वोट देने जाएगा तो वो पहले किसको वोट देगा, उसको लगता है कि हाँ भाई यहाँ जेड नंबर का जो इंसान है ना, मेरे को वो उसी को वोट देना है, तो वो वहाँ 1 लिख देगा और चलता बनेगा। बट नहीं, चाहना नहीं है। अब क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर आकर ये बोलेगा कि बेटा एमपी इधर सुन, तेरे को है ना वाई को भी वोट देना पड़ेगा और तेरे को एक्स को भी वोट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तू प्रेफरेंस वोटिंग के अंतर्गत तू वोटिंग दे रहा है। कहाँ पे वोटिंग दे रहा है, प्रेफरेंस वोटिंग के अंतर्गत तो उसको वोटिंग दे रहा है। तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, चलो मुझे जो वाई वाला है ये कम पसंद नहीं आ रहा है और एक्स वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हो गए। फिर दूसरे साहब आएंगे, वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हमको ये एक्स वाला ज़्यादा पसंद है, वाई वाला कम है और ये जेड वाला ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ऐसे 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 करके आपको वो लोग सारे के सारे आपको वोट्स देंगे। ठीक है, और वोट के एंडिंग में क्या होगा, नंबर्स गिने जाएंगे। सपोज इट कि यहाँ पे 3 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 3 2 1। ठीक है, अब होगा क्या पता है कि इसमें लोग नंबर गिने जाएंगे। कैसे कि सपोज कि इलेक्शन का काउंटिंग कैसे होगा कि यहाँ पे इसको कितने वोट्स मिले 1 के लिए, जो पहले रैंक के लिए किसको कितने वोट्स मिले हैं, तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3, तो इसको 3 वोट मिले हैं फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ। फिर इसको कितने वोट्स मिले, इसको 0 वोट्स मिले फर्स्ट, इसको रेफरेंस किसी ने मांगा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, राइट, तो 1 2 3 इसको भी 3 वोट मिले, राइट, तो यहाँ पे 3 हो गए। अब जो ये बीच वाला पार्टी था ना, जिसको कोई वोट ही नहीं मिला है, वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, उसको क्या करना, वो निकलेगा नहीं, वो जाएगा सेकंड राउंड के अंदर। ठीक है, क्यों सेकंड राउंड के अंदर, प्रेफरेंस चेक करने के लिए। देखते हैं ना कि लोगों ने उसको सेकंड चॉइस किया है तो किस बेसिस के ऊपर किया है, तो सेकंड नंबर जो वो चेकिंग करेंगे भाई उसको कितने वोट्स मिले हैं, तो 1 2 3 4, वाह रे वाह, 4 वोट मिल गए, तो जीत कौन गया, प्रेसिडेंट जीत गया ऑलरेडी। यहाँ पे समझ में आया। इतना याद रखो कि एक वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं के टाइम पे सिर्फ सेकंड फेज के अंदर राउंड गया था। सेकंड फेज के अंदर मतलब जो हमने सेकंड लिखा ना, इसके अंदर वो एक ही बार गया था जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे तब। बाकी उसके पहले अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं वो एक ही फेज इसके अंदर, मतलब जो पहला फेज निकलता है ना, उस पहले फेज के अंदर ही इलेक्ट हो जाते हैं। और एक कंपलसरी होता है, कंपलसरी सेंस की मतलब वोटिंग इस तरीके से की जाती है कि वो अंदाजा आ जाता है कि भाई ये जीतने वाला है, चाहे कितना भी साहस कर ले। अब आ जाओ एक टर्म जो कौन सी है, सिंगल ट्रांसफर। मतलब अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि अगर सपोज इट कि अगर वाई नाम का इंसान जीत गया
और जेड नाम का इंसान वो हार गया, तो जो इसके जो वोट है ना, इसके वोट वो ऑटोमेटिक यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, किसके पास, वाई के पास। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफर। ठीक है, मतलब एक इंसान के वोट, अगर वो इलेक्शन वहाँ पे हार चुका है और इलेक्शन अभी भी चल रहा है, मतलब कि अगर एक्स और वाई इलेक्शन के अंदर बने हुए हैं और जेड ऑलरेडी हार चुका है, तो जेड के जितने वोट्स होंगे वो इन दोनों के अंदर इक्वली डिवाइड कर दिए जाएंगे फटाफट। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा, अगर बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पे ए बी सी डी है, तो चारों के अंदर इक्वल डिवाइड होते जाएंगे, और जब जैसे जितने मेंबर्स खत्म होते जाएंगे, मतलब मेंबर्स हारते जाएंगे, वही मेंबर्स फिर इनडायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, उनके जो वोट होंगे कहाँ पे होंगे, वो डिवाइड होते जाएंगे। तभी रामनाथ कोविंद जी को 8.5 लाख के आसपास वोट मिले। क्लियर? अब इस पूरी प्रथा को कहते हैं हम लोग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है आपका। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको लाइफ में आगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपको इस मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब आ जाओ अपना अगला आर्टिकल नंबर 55। ओके, इसमें भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कोटा। ठीक है, उस कोटा के अंतर्गत क्या होगा, जब आप ये सब प्रोसेस करोगे ना, राइट, तो हमारे पास इतने मेंबर्स हैं ना कि अगर इनको आप इक्वल डिवाइड करने जाओगे तो इक्वल डिवाइड्स नहीं होंगे। मतलब सपोज कि अगर 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, राइट। ओके, अगर हम सिंपल इसको करें ना बहुमत को, तो इंसान कोई भी जीत सकता है, बट हमारे पास इतने मेंबर्स हो जाएंगे ना कि 1 2 3 4, हमारे पास इतने सारे प्रेसिडेंशियल मेंबर्स हो जाएंगे जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। तो उनके लिए उन लोगों ने एक प्रावधान निकाला कि भाई ठीक है, आपको जितने खड़े होने हैं खड़े हो जाओ, बट आपको पास किस कैटेगरी में होना है पता है, आपको इलेक्ट्रिकल कोटा के अंतर्गत आपको पास करना है। उसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या पता है कि टोटल नंबर ऑफ द वैलिड वोट। ठीक है, आपको कितने वोट मिले हैं वो भी ठीक है, ओके, प्लस कौन सा, एक और कौन सा, एक प्लस, एक और प्लस, एक और प्लस। ठीक है, टोटल मिला के 3 आपको आपके अंदर ऐड करने हैं। मतलब कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वोट मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 100, ठीक है, इसका हाफ करो तो कितना हो गया 50, प्लस कितने 3, तो कितने हो गए 53। तो आप डिफरेंशिएट देखो कि जब पूरे के पूरे 800 लोग या फिर 750 850 लोग जब वोटिंग दे रहे होंगे, जब उनका इक्वल होगा और इक्वल होने के बाद +3 आपको ऊपर से ऐड करने होंगे। इनडायरेक्टली होता क्या कि जब इलेक्शन हो रहा होता है तो ये बहुत कम प्रोसेस के अंदर फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक साइड पे इलेक्शन इस तरीके से किया जाता है कि जब 800 मेंबर्स वोटिंग दे रहे होते हो ना, तो बहुमत 600 650 के आसपास आकर रुक जाती है। ठीक है, मतलब कि एक इंसान ऐसा होता है जिसको वोटिंग पावर इतनी ज़्यादा मिल जाती है ऑलरेडी कि भाई वो इलेक्शन बहुत पहले ही फर्स्ट राउंड के अंदर जीत जाता है, और वो इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक ओवरथ्रू कर लेता है। मतलब इसको क्या करते हैं, इसको इंडायरेक्टली करना क्या होता है कि आपको हाफ वोट्स लाने हैं और उन हाफ वोट के ऊपर आपको 3 वोट चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 800 वोट्स के बदले में आपको 600 वोट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो आपने 800 का आधा 400 400 प्लस 3 वोट चाहिए होते हैं, बट उसके पहले आपके पास ऑलरेडी 600 वोट हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया मैनर ऑफ द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मोस्ट ऑफ इतना यूज़ नहीं होता आजकल। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी बहुमत जहाँ पे मिल जाती है ना, तो वो इसका यूज़ ऑटोमेटिक नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं बहुत कम रियली इसका यूज़ होता है। मतलब पहले बहुत यूज़ होता था, आजकल इसका यूज़ नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन के अंदर इतनी बहुमत ऑलरेडी मिल रही है एक सामने वाली पार्टी को कि उनको उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब आ जाओ आपका आर्टिकल नंबर 56। ठीक है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितने साल तक काम कर सकता है? तो सिंपल सी बात है कि 5 साल तक ही काम कर सकता है। ठीक है, वो 5 साल तक काम करेगा। वो प्रावधान कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 56 के अंदर ये दिया हुआ है। याद रखना, 56 मतलब 5 साल तक काम करना। ओके, 57 में क्या दिया हुआ है? एलिजिबिलिटी, कि उसको एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, सॉरी एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शंस। ओके, अब यहाँ पे चीज़ दी हुई है कि इन टर्म ऑफ कि जब इलेक्शन कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, कोई प्रेसिडेंट बन भी गया और वो आ भी गया, बट उस टाइम पे सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन होती है और वो इंसान मर जाता है या फिर उसको रिजाइन करना पड़ता है किसी भी और तरीके से, तो उस इंसान को
री एलिजिबल करना, मतलब कि जो नया पक्ष आएगा, जो नया इंसान आने वाला है, जो नया पात्र आने वाला है, जो नया कैरेक्टर जो खड़ा होने वाला है, उसको फटाफट विद इन 6 मंथ के अंदर उसका इलेक्शन करना और उसको फटाफट उस जगह पे वापस से बिठाना। वो पूरा प्रोसेस किस में दिया हुआ है, जो यही पूरा प्रोसेस फॉलो हो गया, वो यही पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। किसके अंदर भी, एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, री इलेक्शन के दरमियान भी करना होगा आपको। किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 57। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 58। 58 में क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशंस दी हुई है किस चीज़ की, कि आप भारत के मूल नागरिक पहले होने चाहिए। आपको प्रेसिडेंट बनना है तो किस हक से बन सकते हो, आपको यहाँ दिया हुआ है। क्लियर। देखो इसका अंदर है ना, बहुत पहले केस आया था 58 के अंदर, ठीक है। अगर आपने रिसेंटली जब रामनाथ जी की जब जीत हुई थी ना, जब वो प्रेसिडेंट बने थे ना, तो उस टाइम पे यूपी से किसी एक रिक्शा वाले ने फॉर्म भरा था, ऑटो रिक्शा वाले ने, ठीक है, कि मैं भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं फॉर्म भरता हूँ, ठीक है। बट देखो उसमें होता ये है, पहले एक चीज़ मैंने बताई, सिक्योरिटी मनी जमा करना। मतलब अगर आज मुझे अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन में खड़े रहना है ना, तो मैं खड़े रह सकता हूँ, ठीक है। मैं बैंक में जाके 15,000 की डिपॉजिट भर के मैं खड़े हो जाऊंगा। बट उसके लिए ना कुछ क्राइटेरियाज आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं, कुछ क्राइटेरियाज में आपको पूरा फिट होना पड़ेगा। अगर आप उसमें फिट नहीं होते हो तो आप 15,000 आपको डूबेंगे और आपको इलेक्शन में मौका भी नहीं मिले खड़े होने का। क्यों? क्योंकि इस तरीके से बनाया गया था, क्योंकि उनको पता था, सॉरी वो एक फ़ोन आ गया था, तो कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ पता थी, क्या, कि अगर बहुत लोगों को स्वतंत्रता होता, उनको छूट वूट देती ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत जगह पे ऐसी जगह हो जाएंगी कि हम लोग उनको अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। और वो एडजस्ट करने के लिए ना उन लोगों ने एक नियम निकाला। नियम क्या निकाला, 50-50। 50-50 मतलब आपको टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा, कौन से, टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा, आपको दोनों में से 50 ऐसे इंसान लाने हैं कि जो आपके पक्ष में खड़े हैं। आज अगर मैं खड़ा हो जाऊं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो मुझे टोटल 50 मेंबर्स पहले ऐसे ढूंढने हैं, चाहे मैं लोकसभा से लाऊं चाहे राज्यसभा से लाऊं या फिर दोनों के मिक्स लाऊं। मुझे पहले ऐसे 50 मेंबर लाने हैं कि जो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक में वोट देंगे। मतलब मेरे को एक फुट स्टेप दिया, मेरे को एक स्टेप दिया कि हाँ भाई तू उसके ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और वो बढ़ने के लिए मेरे को कितने चाहिए, मेरे को पहले 50 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। मैं उन 50 मेंबर्स के ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ सकता हूँ। और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, जब मैं फॉर्म लेके वहाँ फॉर्म भरने जाऊँगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाऊँगा, तो मेरे पास ये 50 लोगों की रिटर्न में मेरे को बहुमत चाहिए मेरे को पहले, कि हाँ कि मुझे 50 लोगों ने, जो आपके पीएम हैं, पीएम मतलब आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन लोगों ने मुझको रिटर्न में लिख के दिया है कि भाई ये इंसान एलिजिबल है और हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हो गया पूरा 50 लोगों की लिस्ट। जब मैं उसको लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगा, तो इलेक्शन कमीशन मुझे क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है, आपने 50 लोग दे दिए ना, इट्स ओके, अब आप और 50 लोग लेके आओ। क्या बोलेगा, आप और 50 लोग लेके आओ, आप और 50 लोग लेके आओ, उसके बाद मैं आपको इलेक्शन कमीशन के रूप में आपको वहाँ पर लड़ने की अनुमति दूंगा, वरना मैं आपको लड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। मतलब आपको अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन में खड़े होना है तो आपके पास 100 MPs का समर्थन पहले चाहिए। अगर आपके पास 100 MPs का समर्थन पहले से है, इनडायरेक्टली आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो। बस इसमें कितना चाहिए, आपके पास जेब में 15,000 रुपये चाहिए, भारत के सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, 35 साल से आप ऊपर होने चाहिए। दूसरी चीज़, लोकसभा राज्यसभा के अंदर से आप क्वालिफाइड होने चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, इतना कोई ये सब सेंस वाली बात है, ये लोकसभा वाली बात तो इतनी कोई खास है नहीं। ये बात याद रखना। क्या चाहिए, इलेक्टोरेट चाहिए 50-50 वाला, इलेक्शन कमीशन को भी 50 लोग चाहिए, और आपके पास 50 लोग आपके खुद के भी होने चाहिए। इंडिया के 100 लोगों के बाद आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल हो। क्लियर। अब आ जाओ 59 में। 59 में क्या दिया हुआ है कि ऐसी कुछ कंडीशन में आप किस रूप में इंडिया के सिटीजनशिप नहीं, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। कौन से कंडीशन में, तो पहली कंडीशन हो गई कि आप भारत के सिटीजनशिप हो ही नहीं, तो आपकी ऑटोमेटिक आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। दूसरी चीज़, आप किसी भी मेंटल इशू के कारण आपका मानसिक स्तर इतना खराब नहीं होना चाहिए, आपके पास पर्टिकुलर थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि आप कुछ सोच सकें, आप कुछ बोल सकें, आप देश को रिप्रेजेंट कर सकें, आपको उतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए।
ठीक है। दूसरी चीज, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के अंदर आपकी मेंबरशिप तब तक रहेगी जब तक आप जब तक आप राष्ट्रपति के रूप में ओथ नहीं ले लेते हो, जब तक आप राष्ट्रपति के रूप में पहली प्रतिज्ञा नहीं लेते हो कि मैं इस भारत देश का वासी राष्ट्रपति के रूप में इस चीज़ को समर्पित करता हूं, जो XYZ आपको जो बोलना होता है, अगर आप जब तक नहीं बोलते हो उसके पहले या फिर उस दिन के एक दिन पहले तक, आप उस दिन से एक दिन पहले आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, आप जहाँ के भी मेंबर्स हो, आपको वहाँ की सीट को रिजाइन करना पड़ेगा कंपलसरी। क्लियर, ये हो गया ग्रुप। दूसरी चीज, आप बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए। बैंक करप्ट मतलब विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब कुछ हो गए तो वो लोग क्या है, वो इनडायरेक्टली एक बैंक करप्ट इंसान है, ठीक है। जो लोगों ने देश का टैक्स का जमा किया हो पैसा, बैंक का जमा किया हो पैसा, सारा का सारा लेके छू मंतर हो गए हैं। और दूसरी चीज कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब मैंने सिंपल से एक बात बताई। अब देखो इसमें एक चीज़ दोनों में ना बहुत विवाद में आज के चलती रहती है। ये विवाद में तब खड़ा हुआ जब एक सरकारी इंसान ने जाके प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरा, ठीक है। तो सरकार ने उसका फॉर्म एक्सेप्ट तो किया, पर एक्सेप्ट करने के साथ साथ एक और चीज़ बोली, पता क्या बोला कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, एक काम करो, आप पहले अपनी जॉब से रिजाइन दे के आओ। क्या बोला कि पहले आप जाओ अपनी जॉब से रिजाइन दे के आओ, अगर आप रिजाइन दे के आते हो उसके बाद हम आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसी के सामने अगर यहाँ पे कोई मेंबर है, ओके, अगर वो मेंबर राज्यसभा का है, लोकसभा का है, विधानसभा का है, विधान परिषद का है, उन चारों में से वो मेंबर किसी का भी है, जब तक वो इंसान राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत नहीं जाता है तब तक उसे रिजाइन नहीं करना है। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर वो सिर्फ खड़ा हो रहा है, उसके खड़े होने से पहले, चाहे उसको पता है कि नहीं पता है कि मेरे को 50 लोग, ये लोग 100 लोग मेरे को समर्थन में आने वाले हैं या नहीं, उसे कुछ नहीं पता है, बट फिर भी उसे पहले गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करना होगा। रिजाइन करने के बाद ही वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े रह सकता है। क्लियर, ये हो गया आपका 59 कि कौन सी कंडीशन के अंदर आपको एलिजिबल आप नहीं हो। क्लियर, 60 में क्या दिया हुआ, लास्ट एक आर्टिकल में क्या दिया हुआ आपका, ओथ मतलब प्रतिज्ञा लेनी, मैंने आपको अभी बताया। ओके, कौन दिलवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है। अभी राइट नाउ कितने हैं, 34 है। क्लियर, ओके, कितने हैं, 34 + 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये आंकड़ा गलत लिख रहा हूँ तो एक बार चेक कर लेना। आई थिंक 30 + 1 है या 34 + 1 है। आई थिंक 34 होगा, क्योंकि मुझे जितना याद है 34 आई थिंक होगा। ओके, तो एक चीज़ समझ लो आप कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वही राष्ट्रपति को प्रतिज्ञा दिला सकता है। अगर वो नहीं है तो बाकी के 34 रहे ना, उनमें से कोई भी एक दिला देगा, ठीक है। कोई भी एक मीन्स कि उन 34 में से जो मोस्ट सीनियर होगा वो जाके दिलाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 61। ओके, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वन ऑफ द ऐसी इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी चाहिए और ऐसी इंपॉर्टेंट है कि जो क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों के ना दो जगह कंफ्यूजन होता है, एक आर्टिकल नंबर 54 और आर्टिकल नंबर 61। अगर तुम ये दो आर्टिकल ध्यान से कर लोगे, बाकी आर्टिकल्स आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 61। तो अब हम देखते हैं अपना कौन सा, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट को निकालने की प्रक्रिया या फिर कह लो महाभियोग। क्या है, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट को चुपचाप प्यार से उसके पद से उसको निकाल के एक कॉमन सिटीजनशिप बना देना, उसे हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। हमने पहले समझा कि भाई किस तरीके से हमने उसको हमारी अंदर इलेक्शन के रूप में उसको लेके आए, उसके अंदर भी लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा का पूरा रोल था। अब हम देखते हैं कि जब इसको निकालने की बात आई तो किस किस का रोल होएगा। पहली और आखिरी चीज, यहाँ पे विधानसभा या विधान परिषद को परमिशन नहीं है। क्लियर, कि इन दोनों को यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है कि बेटा तुम्हें तो गांव से दूर ही रहना है, तुम्हें ना इसके अंदर आना है ना तुम्हें इसकी तरफ देखना है, ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। अब क्लियर। अब आ जाता है यहाँ की बारी, यहाँ पे क्या करना है कि अगर एक ही देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि वायलेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कोई ऐसा प्रेसिडेंट हमारे बीच में आ चुका हो
कि जो उस ओहदे को डिजर्व ना करता हो, या उस चीज़ का कोई नेगेटिव फ़ायदा उठा रहा हो, या उस चीज़ को लेके कोई ऐसे काम कर रहा हो जिसमें हमारी देश की इज्जत आबरू मिट्टी में मिलने वाली हो, ऐसी बहुत चीज़ों के कारण हम उनके ऊपर महाभियोग कर सकते हैं। पर महाभियोग को लाना हम लोग ये कहाँ से लेके आए, हम लोग ये यूएस से लेके आए हैं। कहाँ से? यूएस से लेके आए महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लाए हम लोग? यूके से, ब्रिटेन से, यूरोप से। ठीक है, याद रखना वो चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि आपको ये वन लाइन में पूछ जाएंगी, आपको वहाँ वन लाइन में ये नहीं पूछा रहेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दरमियान लोकसभा के अंदर कितनी सीटें अवेलेबल होनी चाहिए, वो बताइए। ठीक है, वो सबको पता होगा आई थिंक सो। ठीक है, वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, कुछ जो ऐसी नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फोकस करो तो वो तुम्हारे एक 2 मार्क्स वहीं से वो खींचने वाले हैं आपके। ठीक है, अब आते हैं आगे कि है क्या चीज़ें। अब आती है कि लोकसभा और राज्यसभा ये कहाँ होती है? आपकी संसद के अंदर होती है, पार्लियामेंट के अंदर होती है ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो उसके अंदर होती है, ये दो कहाँ होती है? आपकी स्टेट में होती है। क्लियर यहाँ तक? अब आ जाओ कि सपोज इट कि ये एक्स नाम का प्रेसिडेंट है, और अगर मुझे लगता है और मैं राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हूँ, याद रखना महाभियोग का प्रक्रिया में जो पेपर यूज़ करना है, जो कोई भी यूज़ करना है, मेरे को अगर वो एक प्रस्ताव पास करवाना है या वो प्रस्ताव लाना है तो वो मैं कहीं भी ला सकता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं लोकसभा में लेके आऊँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं राज्यसभा में लेके आऊँ। क्लियर? बट 90 लोग और हमेशा मेजोरिटी कहाँ से निकालती है? हमेशा पब्लिक लोकसभा से। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर से आपका प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, आपके वो नॉर्मल पब्लिक बैठी होती है, आपके वो पब्लिक बैठी होती है कि जो आपके 5 साल के अंदर चेंज होने वाली है, और लोकसभा जो है वो आपकी हर 6 साल में उसके 2/3 मेंबर्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो बहुत अलग अलग चीज़ों का कारण होती है, बट बंधारण के हिसाब से ये कहा गया है कि महाभियोग आप दोनों सदन में से किसी भी सदन के अंदर आप पसार कर सकते हो। आपको रजूआत करनी है, आपको वहां पर रखना है तो आप रख सकते हो। क्लियर? अब आते हैं कि कैसे भी जो सपोज कि अगर इस एक्स नाम के इंसान के खिलाफ मैंने लोकसभा में डाला कि भाई ये इंसान ने वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस किया है, हमको नहीं लगता है कि भाई ये इंसान इस पद के लिए डिजर्विंग है, इसको इसके पद से निकालो। निकालने में होगा क्या कि मुझे पहले तो 1/4 मेंबर से, कितने? 1/4 मेंबर से मुझे रिटर्न में लेना होगा। मतलब कि इनडायरेक्टली पूरे सदन की 25% मेजोरिटी मुझे अपने पास लेनी पड़ेगी। क्लियर? लोकसभा के अंदर अगर 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स है, तो उसमें से मुझे 25%, कितनी? 25% लोगों के पास से मुझे हैंड रिटन या उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन चाहिए होंगे कि हाँ हम लोग इसके साथ, इस इंसान के साथ मेजोरिटी में खड़े हैं कि भाई जो एक्स नाम का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस पूरे ओहदे को डिजर्व नहीं करता है और इसके खिलाफ महाभियोग होना चाहिए। क्लियर? अगर ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, अगर ये होने के बाद नेक्स्ट डे जब सदन शुरू होगा तब लोकसभा में फिर से इसके ऊपर एक डिस्कशन चलेगा। ठीक है, कि भाई ये इंसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना अभी तक प्रेसिडेंट को कभी मैंने इंक्लूड नहीं किया, अभी तक पूरे इस केस के अंदर हमने कहीं भी प्रेसिडेंट को इंक्लूड नहीं किया। प्रेसिडेंट आएगा, वेट करो। ठीक है, अगर ये होता है और अब अगर वहां से ही पसार हो गया तो अब मुझे कितनी मेजोरिटी चाहिए पता है? अब मुझे मेजोरिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए जो होगी कितनी? 2/3 की 66%। मतलब चाहे मैं लोकसभा से लेके आऊं चाहे मैं राज्यसभा से लेके आऊं, मुझे टोटल कितनी मेजोरिटी चाहिए? 66% मेरे को मेजोरिटी चाहिए 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 चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्टली 2/3 मेजोरिटी मेरे को चाहिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक है, मैंने भले आपको एग्जांपल यहाँ का दिया है, बट अगर मेरे को 25% अगर मेरे को मेंबर्स करने हैं तो मैं कुछ मेंबर्स यहाँ से भी उठा सकता हूँ और कुछ मेंबर यहाँ से भी उठा सकता हूँ। ठीक है, बट इनडायरेक्टली लोग यही प्रेफरेंस करते हैं कि किसी एक सदन के अंदर से 25% की मेजोरिटी उठाते हैं। आज तक कहीं पे हुआ नहीं है। ठीक है, आज तक महाभियोग किसी के ऊपर नहीं हुआ है। महाभियोग याद रखना, महाभियोग टर्म, जो महाभियोग शब्द है, ठीक है, उस शब्द को है ना सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज किया जा सकता है। ठीक है,
बाकी लोगों के लिए एक अदर टर्म है, अदर नेम है, जो हम लोग जब उनकी बारी आएगी, जब उनको पढ़ने की बारी आएगी, तो वहाँ पे भी हम उनको महाभियोग के तरीके से नहीं कह सकते हैं। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक बॉडी को इस तरीके से क्रिएट किया गया था कि उसको हम बना सकते हैं और हमें उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट को निकालने का जो शब्द यूज किया जाएगा वो होगा महाभियोग। ठीक है, बट बाकी लोगों को निकालने के लिए एक अदर वर्ड यूज किया जाएगा जो होगा पार्लियामेंट ऑफ, जो कि डैश डैश डैश, वो आपको सरप्राइज होगा। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, जब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जब सीएम के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको वो चीज़ बताऊंगा। क्लियर? हाँ, अब वापस पे आ जाते हैं कि मुझे कितने वोट चाहिए होंगे। मुझे चाहिए होंगे कितने? 66 वोट, 66% मेरे को वोट चाहिए होंगे, तो मैं इस एक्स नाम के प्रेसिडेंट को निकाल सकता हूँ। चलो 66% मेरे को, मतलब 2/3 मेरे को मेजोरिटी मुझे मिल जाती है, और इसको निकाल देते हैं। ठीक है, निकालने के बाद होगा क्या? 14 दिन बाद, कितने? उन 14 दिन के बाद मेरा जो लेटर होगा ना, वो लेटर जाएगा सीधा कहाँ पे? राज्यसभा में। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। बट इसमें एक वस्तु है, इसमें एक चीज़ है, क्या कि इन 14 दिन के दरमियान प्रेसिडेंट के पास अपना पक्ष रखने की पावर होगी। अपना वकील बुला के, अपना एडवोकेट बुला के, या फिर वो खुद पर्सनली, या फिर वो उसके द्वारा रिप्रेजेंटेड कोई पर्सनल इंसान, ठीक है, वो भी जाके अपना मेजोरिटी वहाँ रख सकता है कि भाई इस इंसान को गलती नहीं किया, इस इंसान का कोई गलत इरादा नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। क्लियर? और अगर वो 14 दिन के बाद जब यहाँ पे आते हैं, इन बिहार ना, ऐसा नहीं है कि ये कभी भी आ सकते हैं। इनको जब मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, सपोज कि अगर मैंने आज 31 तारीख को यहाँ पे मैंने सबमिट किया, चलो मैंने 1 तारीख को सबमिट किया, 1/9/2021 को, ठीक है, मैंने सबमिट किया, तो होगा क्या? तो इसके ठीक 14 दिन बाद, इसके ठीक 14 दिन बाद राज्यसभा के अंदर भी ये फिर से पारित किया जाएगा, फिर से रखा जाएगा। ठीक है, और अगर वहां भी पारित हो गया, वहां भी पास हो गया, तो सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट को महाभियोग की प्रक्रिया से उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। क्लियर? अब एक चीज आती है कि इन पूरे टाइम दरमियान 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में प्रेसिडेंट कभी भी आ सकता है। ठीक है, कभी भी आके अपनी पूरी पक्ष, अपने पूरा रिप्रेजेंटेटिव लेके आ सकता है, अपने एडवोकेट, अपने द्वारा कोई रिप्रेजेंट किया हुआ इंसान, कोई भी XYZ कोई भी इंसान आके उसके पक्ष में गवाही या उसके पक्ष में वो बता सकता है कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट सर गलत है या नहीं है। ठीक है, अगर राज्यसभा के पास कोई मेजोरिटी है नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ऑलरेडी पास आउट हो चुका है। क्लियर? अगर 66% लोकसभा के अंदर पास आउट हो चुका है, तो राज्यसभा के अंदर भी कंपलसरी 66% लाना जरूरी नहीं है। बट अगर 66% आ जाते हैं तो उनको निकालना ही पड़ेगा। 66% नहीं आते हैं, चाहे 60% भी आता है या मतलब 65% भी आता है ना, तो भी उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया रद्द की जाएगी उस टाइम पे। क्लियर? ये हो गया आपका पूरा का पूरा महाभियोग किस तरीके से होता है। एकदम ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश की है कि इसके अंदर से आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। एक और चीज़ आती है कि 2 एंग्लो इंडियंस जो निकल चुके हैं, अभी हमारे तो इतने कुछ इसके पावर्स में है नहीं, बाकी रहे ये 12 मेंबर्स, इनका क्या सर? इन 12 मेंबर्स को हमने ना इलेक्शन के टाइम पे इंपॉर्टेंस दिया, तो क्या इसको निकालने के टाइम पे इनको इंपॉर्टेंस मिलेगी? हाँ। क्यों? इस रीजन से मिलेगी क्योंकि इसने देश की इज्जत, आबरू और देश का बंधारण या फिर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है। ठीक है, इसलिए ये लोग इसमें वोटिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको पूछ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट जो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, अगर वो 12 लोग नॉमिनेट होने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान वो क्या वोट दे सकते हैं, हाँ या ना? अगर दे सकते हैं तो कितने दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते हैं, और अगर देंगे तो कितने देंगे? ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे और आपको नीचे बोलेंगे कि भाई any of 3 या फिर any of 2 या A और 2 या A और B, कोई भी दे सकते हैं। मतलब ये पैटर्न होता है पूछने का, तो ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग प्रक्रिया। प्रेसिडेंट को प्यार से निकाल के बोल देना कि बेटा चल निकल जा, उसे कहते हैं हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया। क्लियर? इतना इजी है, पर लोगों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेट तरीके से समझाते हैं ना कि लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये इतना इजी वे समझा दी मैंने। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ आपको लिख सकता था कि लोकसभा हैज टू इतनी पावर्स एंड दिस हैव टू 6 हैज टू मेजॉरिटी 60%।
तो पूरा इंग्लिश में लिख देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता। ये मैंने ईजी वे में समझाने की कोशिश की आपको। क्लियर। अब आ जाओ लास्ट 62। क्या है कि 6 महीने के अंदर रीइलेक्शन कर देंगे बड़ा भाई। मतलब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से क्रिएट किया गया था ना कि वो हर एक चीज़ उससे एक दूसरे कनेक्टेड रहे। क्यों? 61 में क्या कहा गया? हम प्रेसिडेंट को निकाल रहे हैं, ठीक है। 62 में क्या कर दिया गया कि हम प्रेसिडेंट को 6 महीने के अंदर नया ला देंगे। मतलब कि अगर किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से मृत्यु, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना, किसी ऐसे काम में इंक्लूड होना, किसी भी तरीके से अगर आपने भारत के बंधारण के अगेंस्ट गए, फिर भारत के लॉ के अकॉर्डिंग आप नहीं गए, तो आपके ऊपर अगर महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अगर नहीं भी होती है, चाहे अगर आप मृत्यु को लेते हैं, किसी भी अगर आपने रिजाइन दे दिया ऑन द स्पॉट, किसी भी तरीके से अगर आपने किया, तो उस टाइम पे ओहदे पे कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे उस ओहदे पे बैठेगा। बट अगर कार्यकारी है, मतलब कि 5 साल की टर्म पूरी हो रही है, ठीक है, अगर आज मैं प्रेसिडेंट हूं और मेरी 1 तारीख को मेरी टर्म खत्म हो रही है, तो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने तक की जो प्रोसेस होगी ना 1-2 महीने के बीच में, तो उन 1-2 महीने के बीच तक मैं प्रेसिडेंट कंटिन्यू रहूंगा। बट अगर मैं रिजाइन देता हूं, ठीक है, अगर मेरी मौत हो जाती है, ठीक है, 2 चीज़ आई। कौन सी? अगर मैं रिजाइन देता हूं, अगर मेरी मौत हो जाती है, या फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता हूं और मेरे पर महाभियोग होता है, तो इन तीनों केसेस के अंदर मेरी जगह पे कौन बैठेगा उस टाइम पे? वाइस प्रेसिडेंट, जो कौन होगा? कार्यकारी प्रेसिडेंट, मतलब वर्किंग प्रेसिडेंट गिना जाएगा, ठीक है। टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी किसी भी रीजन से नहीं है, तो कौन होगा? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो बाकी भाई वो 34 के वो नठले नल्ले बैठे हैं, उनको कोई काम थोड़ी है। उनमें से भी कोई एक इंसान आके प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल लेगा। क्लियर। उनमें भी कौन? जो मोस्ट सीनियर होगा, जिसकी एज 80-70 साल आसपास होगी, वही बनेगा, ठीक है। और अगर ये भी ना हो तो बेटा, तो देश में से आप निकल जाओ, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत वैलिड नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो 34 में से एक आधा होगा, वो एक आधा भी संभाल लेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा प्रेसिडेंट हो गया। आपका 63 से शुरू हो गया, कौन सा होगा? वाइस प्रेसिडेंट। हमारा हर लेक्चर्स के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं, हम लोग एक एक चीज़ को, एक एक पावर्स को अच्छे से समझेंगे। अभी इसके अंदर 62 के अंदर आपकी 2-3 चीज़ें नहीं, 4 चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को एक अलग अलग पावर्स दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई है कि उस पावर्स के अंदर वो किस तरीके से इंडिया के ऊपर रूल कर सकता है, किस तरीके से अपने डिसीजन को सुना सकता है, वो हर चीज़ दी गई है अभी आपकी 62 के अंदर भी, ठीक है। मतलब 62 के एक बहुत अच्छा पार्ट दिया है, उस पार्ट के अंतर्गत दी गई हुई है, ठीक है, जो आपकी पावर्स होंगी। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा आज का एक पहला टॉपिक, जो कि है प्रेसिडेंट। तो उसमें कह सकते हो द चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर कौन सा था? द एग्जीक्यूटिव। कहाँ से कहाँ तक है आपका? 52 से 78 तक। तो अभी हमने आज कहाँ से कहाँ तक देखा? हमने आज देखा 52 से लेके तकरीबन 62 तक। अब नेक्स्ट कितना बाकी है? कल से 63 से लेके 78 खत्म। ओके, तो ये हो गया, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।